नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर अकेडमी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 6/9/2021 का शिफ्ट TGT SST PYQ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक डैश है। वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेस इज, तो ग्रीन हाउस गैसेस में से एक कौन सी है इनमें से ऑप्शंस में से? आंसर इज मिथेन। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो जो इन्वायरमेंट होता है उसको गर्म करती हैं, गर्मी में फंसाती हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, और उसके बाद जो ग्रह होता है उसको गर्म कर देती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गैसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। जो कोयला होता है, कोल, और जो प्राकृतिक गैसेस होती हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं, और तेल गर्म करने का, तेल उत्पादन का जो तरीका होता है, और साथ ही साथ दोस्तों परिवहन के दौरान उत्सर्जित होती है कौन सी गैस? मिथेन। मिथेन गैस उत्सर्जित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? ऊंचाई, भूमि और जल की प्रकृति, सागर की लहरें। Which of the following factors control the distribution of temperature? Height, nature of land and water और ocean waves। तो आंसर है दोस्तों, ये तीनों ही जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ लैटिट्यूड, वेजिटेशन कवर, ये सभी कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसमें? टेम्परेचर में। यानी अक्षांश, वनस्पति कवर, ये सभी वितरण को, तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र में पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियां डैश कहलाती हैं? फ्लैट पीक, वोल्केनिक हील्स सबमर्ज्ड इन सी वाटर आर कॉल्ड। फ्लैट पीक्ड वोल्केनिक हील्स बतानी है जो सबमर्ज्ड हो जाती है सी वाटर में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ग्योर्ड्स। ये समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली पहाड़ी होती है दोस्तों, और इसकी बेसिकली सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में ज़्यादा पाई जाती है, यानी पैसिफिक ओशन में। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंडेड? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समताप मंडल में पाई जाती हैं। जो वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। 5 लेयर्स में पहली होती हैं ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और ब्रह्मंडल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो समतापमंडल है वो पृथ्वी की सतह से टोटल 12 से 50 किलोमीटर ऊपर है दोस्तों। ये ही जो लेयर है वो हमें सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उससे बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। समतापमंडल इट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उपोषण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्ध में डैश के अक्षांशों के बीच फैली हुई है? द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ डैश इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। तो दोस्तों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड है किसके किस किस लैटिट्यूड के बीच में? 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री इन द नॉर्थ एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना डैश द्वारा दी गई थी? द प्लैनेटिज्मल hypothesis about the origin of the earth was given by Forrest Ray Moulton, T.C. Chamberlain
इम्यूनल कान। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 एंड 2 फॉरेस्ट रे मोल्टन ने दिया था और टी सी चैम्बरलियन ने दिया था। ये जो परिकल्पना दी गई थी ये दी गई थी 1905 में। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि सूर्य और एक दूसरा तारा के बीच में मुठभेड़ हो गई थी और उसी के चक्कर में सौरमंडल के ग्रह उत्पन्न होते उनको दिखाई दिए। तो इसी थ्योरी को ग्रहाणु परिकल्पना या प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसीसी फेर्डिनेंड की डैश द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया है। आर्कड्यूक फ्रांसीसी Ferdinand, the heir to the Austria-Hungary Empire, was assassinated by बोस्नियाई समूह। और आप लोगों को बता चुकी हूँ ये भी मैं पहले कि इसी की वजह से प्रथम जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये उसका रीजन था। क्वेश्चन नंबर 8, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। दूसरा, वह युद्ध के विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। With the reference of the Rome, Berlin, Tokyo axis, which of the following statement is not correct? Rome, Berlin, Tokyo axis believed in fascism ideology. Second, he was against the ideology of war and believed in establishing world peace. तो ऑप्शन है इसका सही विच इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 वाला स्टेटमेंट गलत है। वो लोग युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। ये बिल्कुल गलत बात है। आंसर है रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस का निर्माण कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ये साम्यवादी विरोधी मोर्चे के रूप में जापान भी इसमें शामिल हो गया था। ये बेसिकली इटली, जर्मनी और जापान के बीच में एक सैन्य गठबंधन था जिसे धुरी शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। किस शक्ति के रूप में जाना जाता है धुरी शक्ति। इन लोगों का बेसिकली एम क्या था कि साम्राज्यों का विस्तार करना और पूरे विश्व पे अपना वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, साम्राज्यों का विस्तार और अपना वर्चस्व कायम रखना। और ये जो फैसिज्म थे, इन लोगों ने को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैन्यवाद और बलों का भी बहुत मतलब कि पावर्स का बहुत हाई लेवल पर यूज किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर की लाइट हाउस कहा जाता है? Which volcano is known as the lighthouse of the Mediterranean? तो आंसर है Stromboli. Stromboli is one of the most active volcano on Earth and has been erupted continuously since 1932. याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली जो है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और 1932 से लगातार प्रस्फुटन हो रहा है। और इतना ज़्यादा विस्फोट होता है कि रात में लंबी दूरी से भी देखा जा सकता है और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसे। और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण इटली के तट से थोड़ा सा दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, विच क्लास विल एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम? तो आंसर है सर्वहारा वर्ग। मार्क्सवाद एक दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा है जिसका नाम कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, कोर्नाट असंतात्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है? बिटवीन विच रीजन्स ऑफ द अर्थ डज द कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। ऊपरी और निचली भूपरपट्टी, अपर एंड लोअर क्रस्ट। भूपरपट्टी ठोस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भारी भाग होता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है और ये जो सीमा है ये 15 से 20 किलोमीटर तक गहराई तक देखी जाती है। पृथ्वी एक ठोस बाहरी
भूपर पट्टी है, इसकी मोटाई ना दोस्तों महाद्वीपीय और महासागरों के नीचे डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण महासागरों में भूपर पट्टी की जो औसत मोटाई होती है वो होती है 5 किलोमीटर तक, और महाद्वीपों के नीचे होती है 30 किलोमीटर तक। भूकंप की जो लहरें होती हैं उनकी गति के अंतर के आधार पर भूपर पट्टी को 2 उपभागों में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी। ठीक है, और जो ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी को अलग करती है, सेपरेट करती है, तो वो क्या कहा जाता है, कोर्नाट। ठीक है ना, से कोर्नाट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाजीवाद किस देश से उभरा था? इन विच कंट्री डिड नाजिज्म इमर्ज? तो नाजीवाद आप सभी को पता है जर्मनी से उभरा था। हिटलर ने की थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना 1920 में, और नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की एक विचारधारा थी। क्या थी? हिटलर की विचारधारा थी दोस्तों। नाजीवाद लोगों को, नाजीवाद जो विचारधारा थी उनको उदार लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, इन सबसे कोई भी प्यार था नहीं, ये इनका तिरस्कार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध 2 में प्रवेश किया था? इन विच ईयर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 2? आंसर इज, ये भी बहुत बार करा चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर डी 1941 इज द राइट आंसर। ग्लोबल वॉर था ये, 1939 से लेकर 1945 तक चला, और 1941 में अमेरिका इसके अंदर आया, प्रवेश किया अमेरिका ने। इसमें 2 विरोधी ताकतें थी, पहली थी सहयोगी और दूसरी थी दूरी, अलाइज वर्सेस एक्सिस पावर। अमेरिका के प्रवेश ने जब अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया तो उस देश की अर्थव्यवस्था को मंदी के बाद अपने पैरों पर वापस लाने में उसने हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 14, नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? द नील डेल्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेल्टा? द आंसर इज एक्वेट डेल्टा। इसे चापाकार डेल्टा भी कहते हैं। चापाकार डेल्टा का जो निर्माण होता है दोस्तों वो उस समय होता है जब नदी के मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो जाता है। चापाकार डेल्टा दोस्तों एक झुका हुआ और घुमावदार डेल्टा होता है, और वाटर की जो बॉडी होती है उसकी कैसे होती है, कॉन्वेक्स मार्जिन में वाटर की जो बॉडी होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं चापाकार डेल्टास के, वो है एक तो राइन डेल्टा, ठीक है, इरावदी डेल्टा, नाइजर डेल्टा और डेन्यूब डेल्टा, सिंधु नदी का डेल्टा भी। ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं चापाकार डेल्टास के, और इसे धनुषकार डेल्टा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। उसने 1936 में एम्बिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी 1936 में मुसोलिनी ने। बेनिटो मुसोलिनी was an Italian prime minister and first of 20th century Europe fascist dictator। ठीक है दोस्तों, कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों। 1922 में सत्ता में आए थे, ठीक है, पावर में आए थे, और उनका एक इरादा था कि नया रोमन साम्राज्य बनाएं। और 1935 में मुसोलिनी ने आक्रमण शुरू कर दिया था एब्सीनिया पर, और 1936 में विजय प्राप्त की थी। 1935 में आक्रमण किया था और 1936 में विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 16, किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? अकॉर्डिंग टू whom communist society will be at the last stage of the history of men? अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट समाज आ गया, ठीक है, तो कौन आ गया? हमारा कार्ल मार्क्स। कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। रेवोल्यूशनरी थे, हिस्टोरियन थे, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे।
याद रखना कार्ल मार्क्स कौन कौन क्या क्या थे। इनकी फेमस थ्योरी क्या थी? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इनके अकॉर्डिंग था कि जो विकास का अंतिम चरण आएगा साम्यवाद होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग समाज में कंट्रीब्यूशन देगा और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही उसका उपभोग भी करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct with respect to sedimentary rocks? ये पौधे और जानवरों के अवशोषण से बनते हैं। They are formed from the remain of plants and animals. इस चट्टानों में स्ट्रेटा की कई परतें होती हैं। This rocks consist of several layer of strata. चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। Limestone is an example of sedimentary rocks. तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों ही बातें सही है सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। ये फॉर्म्ड होते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अवशेषों से। ठीक है, और इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ सर्वल लेयर्स होती है स्ट्रैटा की, और लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज द राइट आंसर। अवसादी शैलों को परतदार शैलें भी कहा जाता है दोस्तों, और चूना पत्थर अवसादी पत्थर का एक एग्जाम्पल है अच्छा, जिससे सीमेंट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? पूंजीवाद, मार्क्सवाद। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवाद। वर्ग संघर्ष जो दर्शन है वो मार्क्सवाद की विशेषता है। क्लास स्ट्रगल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फिलोसफी? आंसर इज मार्क्सिज्म। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजय शक्ति थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? Which of the following were the 4 great victorious powers that dominated the Paris Peace Conference 1919? तो आंसर आप सभी को पता होगा, ये बहुत इजी आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ये 4 बड़ी शक्तियां थी जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में अपना दबदबा रखा था। ये पेरिस के ठीक बाहर वर्साई में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? वर्साई में। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति की शर्तें थी उसको स्थापित करने के लिए सम्मेलन हुआ था। बेसिकली कह सकते हैं डोमिनेट करने के लिए, जर्मनी को कह सकते हैं, उसको राष्ट्र घोषित करने के लिए या पे शर्तें या संधियां लगाने के लिए। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किस प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था? Which of the following plans reduced Germany's World War I debt? तो आंसर है दोस्तों डाम्स प्लान एंड यंग प्लान। ये जो प्लान है ये अमेरिका द्वारा ही प्रयोजित हुआ था। जो भी चुनौतियां थी उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्लान का निर्माण किया गया था। जो जर्मनी के ऊपर जो संधियां लगी हुई थी जिसके चलते उसको बहुत सारा भुगतान करना पड़ रहा था, उस भुगतान को कम कर दिया था इस प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार। और साथ ही साथ में जो इकोनॉमिकल जो उनकी अर्थव्यवस्था थी ना वो भी काफ़ी बेटर होती गई थी। जो विजय देश थे वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जर्मनी से कुछ मुआवजा मांगा था, तो उसकी जो राशि थी वो भी उसमें इस प्लान के थ्रू कम हो गई थी। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें।